students. Very good. Good morning, Disha. Good morning, Rahul. Amazing. Good morning, Sandeep. कैसे हैं सभी? Good morning, इशिता. Good morning, सीमा. Good morning, वंशिका. Good morning, यशराज. बेटा वंशिका, क्लासेस कैसे नहीं ले रहे हो आप? इतने दिनों से एब्सेंट कैसे चल रहे हो? काफी टाइम हो गया, क्लास भी नहीं ले रहे हो. गुड मॉर्निंग बेटा यशराज. नहीं बेटा, मैंने तो क्लासेस में आपको आते हुए भी नहीं देखा. आते हो तो थोड़ा लेट आते हो और फिर चुपचाप आके और क्लास के अंदर एंटर कर लेते हो और फिर उसके बाद में चले भी जाते हो. कभी धीरे आते हो 5-10 मिनट के लिए, वापस चले जाते हो. ऐसे ही हो रहा है अभी तो. काफी टाइम हो गया हमें देखते देखते. चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो है. और देखिए बेटा, बताइए आप. चैप्टर हमारा जो है वो फिनिश हो गया, ऑलमोस्ट फिनिश हो गया. गुड मॉर्निंग. तो चलिए बेटा, अब ये चैप्टर हो गया है तो आगे हम बढ़ते हैं. करवाया तो था बेटा 15, 16, 17 में से 15 करवाया था ना मैंने आपको. 15 बताया था मैंने आपको उसमें. चलिए मैं बता देता हूँ, एक बार सुनिए. देखो, मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, याद हो तो. मैंने आपको 3 चीजें बताई थी. पहला बताया था इसके अंदर गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस. दूसरा मैंने बताया था रिवैल्यूएशन का. वैसे तो हम क्या करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज लगा के और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं. लेकिन यदि क्वेश्चन में ये कहा जाए कि आपको बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं करना है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन का सेम किसकी जैसे होगा, गुडविल की तरह ही. पहले मैंने क्या बताया था, 2 एंट्री होगी. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जो प्रॉफिट हुआ मान के चलिए, तो हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर. फिर सेकेंड एंट्री क्या करते हैं, न्यू पार्टनर टू रिवैल्यूएशन. ऐसे ही जो गुडविल की एंट्री भी करी है हमने, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, ये एंट्री भी 2 एंट्रियों से मिलकर बनी हुई है एंट्री. ठीक है ना. पहली एंट्री क्या हुई है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर. और दूसरी एंट्री क्या हुई है, न्यू पार्टनर्स टू गुडविल. और एक और पॉइंट मैंने बताया था, प्रॉफिट रिजर्व्स. इनमें भी अगर क्वेश्चन कहता है, वैसे तो नॉर्मल वे के अंदर प्रॉफिट और रिजर्व को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो एंट्री क्या करते हैं हम, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, यही एंट्री करते हैं. लेकिन क्वेश्चन कहता है कि आपको जनरल रिजर्व को, प्रॉफिट को और लॉसेस को, इनको भी आपको बैलेंस शीट में एज इट इज शो करना है, जैसे कि आप पहले जो शो कर रखे हैं रिजर्व्स को, इनको. तो उस केस में फिर जनरल रिजर्व की, प्रॉफिट की, इनकी भी एंट्री कैसे बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर. और सेकंड क्या हो जाएगा,
न्यू पार्टनर टू जनरल रिजर्व, ये आपकी क्या हो जाएगी, एंट्री इसके अंदर हो जाएगी। तो अगर ये सभी में तीनों केसेस के अंदर दो दो एंट्री होगी तो इनकी जगह हम एक एंट्री भी कर सकते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइस। क्या कर सकते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस यहाँ पे कौन से रेशियो के अंदर बात करेंगे हम, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर। तो इसलिए आपको यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। आप देखिए पहला पॉइंट इसके अंदर आपको देखो, एडिशनल बैलेंस शीट तो आपको दी हुई है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बैलेंस शीट तो आपको दी हुई है, 2:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में देखिए आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, क्रेडिटर और कैपिटल दी हुई है। एसेट साइड में भी आप देखिए बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब यहाँ पे लॉस भी दे रखा है। लॉस कितना है आपका, 10,000 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। और प्रॉफिट आपको दे रखा है जनरल रिजर्व और P&L का अकाउंट 68,000 और 30,000। ये आपका क्या है, प्रॉफिट है। गुड मॉर्निंग बेटा कंकर। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन की। तो वहां पर देखिए आप जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, न्यू रेशियो आपका चेंज हो गया है। क्या हो गया, 1:1:1, ये 3 हो गया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान रखने वाली क्या है कि यहाँ पे कोई भी पार्टनर एडमिशन नहीं ले रहा है और ना कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो जब आपका कोई पार्टनर एडमिशन नहीं लेता है और ना कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, तब मैंने आपको एक जनरल एंट्री बताई थी गुडविल की और लिखवाई भी थी, व्हेन नो वन पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म एंड रिटायरमेंट एंड डेथ, किसी की भी क्या नहीं हुई है, ना तो डेथ ना रिटायरमेंट ना एडमिशन, तब गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो आप बताइए क्या करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ये करेंगे। तो आप देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, स्टॉक की वैल्यू 20% ज्यादा हो गई। ठीक है, डाउटफुल डेब्ट बढ़ गए, डेप्रिसिएशन लग गया प्लांट और फर्नीचर पे, रेंट आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। क्या बनाओगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बार देख लेते हैं। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए आप सबसे पहले स्टॉक की वैल्यू आपकी बढ़ गई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टॉक। स्टॉक कितना बढ़ गया आपका, 20%। तो कितना होता है 20%, 10,000। ठीक है, और डाउटफुल जो डेब्ट है आपके वो इंक्रीज हो गए 1,000 से, बाय लिखा हुआ है 1,000 से बढ़ गए। इसका मतलब देखिए पहले कितने थे, 2,000 और अब कितने हो गए, 3,000। तो जब प्रोविजन जो है वो बढ़ रहे हैं तो हम किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,000। ठीक है, और फिर उसके बाद में आप देखिए फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो फर्नीचर की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो आप देखिए क्या लिखोगे आप, टू फर्नीचर और टू प्लांट, और कितनी वैल्यू कम हो गई है, 10%। तो 3,000 और 8,000। तो ये हो गया आपका 3,000 और ये हो गया आपका 8,000।
ठीक है, ये वैल्यू आपकी हो गई। अब उसके बाद में आप देखिए रेंट आउटस्टैंडिंग, ये आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। ये क्या है आपका अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो उसको हम किधर लिखेंगे, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू रेंट आउटस्टैंडिंग, और कितना लिखेंगे हम, 10,000। ठीक है, 10,000 लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कितना प्रॉफिट आया या लॉस आया, 10, 18, 21, 22, और इधर से 10। तो 22 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना आया आपका, रिवैल्यूएशन पे लॉस आया कितना, 12,000। सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पे रेंट आउटस्टैंडिंग 10,000 नहीं है, 2,000 है। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। तो कितना आ गया, 10 और 4, 14, 14 में से 10 गए, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, लॉस बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, कितना आ गया, 4,000। और ये यहाँ पर क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो अभी देखिए, मेरी बात सुनिएगा, रिवैल्यूएशन का लॉस तो निकाल लिया, आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, गुडविल की वैल्यू आपको दे रखी है 51,000। गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 51,000। तो उसका जो ट्रीटमेंट करेंगे वो क्या करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो हम यहाँ पर गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें पहले किसका हिस्सा निकाल लेंगे, जो पार्टनर रिटायर या डेथ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे किसी पार्टनर का रिटायरमेंट और डेथ हो नहीं रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी आपका रेशियो निकला है 1/15, और बी का 1/15, और सी का माइनस का 2/15। तो जो माइनस वाला है वो तो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और जो प्लस वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन है इस क्वेश्चन की, वो क्या है वो सुनिए। देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, सुनिएगा, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू ऑल्टर द वैल्यू ऑफ एसेट, लाइबिलिटी एंड रिजर्व्स। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए आप। क्या बोला क्वेश्चन ने कि आपको जो आपकी एसेट है, लाइबिलिटी है और रिजर्व्स है, इनमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने, इनको एज इट इज आपको बैलेंस शीट में शो करने हैं। जिस वैल्यू पर आपके अभी शो रखे हैं उसी वैल्यू पर आपको बाद में भी शो करने हैं। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, तो अब इसके अंदर अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब कभी ये कहा जाए कि एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं करना, तो रिवैल्यूएशन पर हम क्या करते हैं, दो एंट्री करते हैं। पहली एंट्री क्या करेंगे, ये प्रॉफिट, ये लॉस आया, क्या आया, ये लॉस। तो इस लॉस की एंट्री क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन ओल्ड रेशियो के अंदर, और फिर उसके बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। जो भी आपके न्यू पार्टनर्स हैं और न्यू रेशियो के अंदर।
तो अब यहाँ पर सबसे मेन चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सुनिएगा बेटा, कि रिवैल्यूएशन की भी एंट्री क्या करेंगे हम, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। रिजर्व्स की एंट्री भी करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस, और गुडविल की एंट्री भी करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तीनों की एंट्री हम यही करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग टू सेक्रीफाइस और गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं आपसे कि इन तीनों की अलग अलग एंट्री ना करके इन तीनों की आप कंबाइन एंट्री कर दो एक ही। देखो मैं बोल रहा हूं 10,000 रुपए एबीसी में बांट दिए, 20,000 रुपए एबीसी में बांट दिए, और 30,000 रुपए एबीसी में बांटने वो भी बांट दिए। तो पहले 10,000 बांटे, फिर 20,000 बांटे, फिर 30,000 बांटे, और वो भी एबीसी में। तो अगर मैं ऐसा कहूं आपको कि एक साथ इन तीनों को ऐड कर दो, 10, 20 और 30, मतलब कितना हो गया 60। पूरे 60,000 को ही क्या कर दीजिए आप, बांट दीजिए एक साथ ही एबीसी में। तो भी क्या सही है क्या बताइए, बोलिए बेटा। गगन, सीमा, संजना, वंशिका, यशराज, अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि 10,000 एबीसी में बांट दिया, 20,000 एबीसी में बांट दिया, 30,000 एबीसी में बांट दिया। तो अगर तीनों को अलग अलग बांटा, इससे बढ़िया तो ये है ना कि 10, 20 और 30 इन तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, और फिर एबीसी में बांट दो। है क्या बात समझ में? तो ऐसे ही मैं करने वाला हूं, आप सुनिएगा, देखिए। ध्यान से देखिएगा। गुडविल एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और कौन से रेशियो के अंदर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर। इसके लिए मैं बना रहा हूं वर्किंग नोट। गुडविल का अमाउंट कितना है, गुडविल का अमाउंट है 51,000। इसकी गेनिंग टू सेक्रीफाइस करनी है एंट्री। प्रॉफिट्स देखिए, प्रॉफिट्स की भी देखो, नीचे यहाँ पे जो मैंने लाइन पढ़ाई थी ना, उसमें रिजर्व्स नाम आया है, रिजर्व्स। अगर वहां पे रिजर्व्स का नाम नहीं आता ना, तब तो हम क्या करते हैं, जनरल रिजर्व को और प्रॉफिट को क्या कर देते, ओल्ड पार्टनर में बांट देते, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर भी क्या बोला कि रिजर्व्स को भी बैलेंस शीट में ऐसे के ऐसे ही शो करना है। तो इसका मतलब इसकी भी एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस ही करनी पड़ेगी। तो प्रॉफिट आप जनरल रिजर्व आपको कितने दिए गए हैं, 68,000, और प्रॉफिट और लॉस कितने दिए गए हैं, 30,000। और एसेट साइड में आ जाओ, तो लॉस भी दिया हुआ है, देखिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो कितना, 10,000 रुपए। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना, 10,000। ये लॉस है, क्या है ये, लॉस है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और फिर उसके बाद में आपको अभी अभी हमने रिवैल्यूएशन का लॉस निकाला था, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, रीवैल्यूएशन लॉस कितना, 4,000। ये भी हम इसके अंदर से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब हम इनका बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंस देखिए
कितना आएगा वो लगाइए, इनका टोटल लगा के बताइए फटाफट से। इसका आ जाएगा 135,000। कितना आ गया? 135,000। इसका मतलब ये तीनों, पहला, दूसरा और ये तीसरा, तीन चीज आ गई। इन तीनों की एंट्री जो है ना वो हम एक एंट्री कर देंगे, और वो कौन सी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब यहाँ पे गेनिंग टू सेक्रीफाइस अभी अभी आपने रेशियो निकाल लिया है। यहाँ पे गेन कौन कर रहा है? सी पार्टनर, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए और बी। लेकिन इसके अंदर अमाउंट जो लिखेंगे ना वो कैसे लिखेंगे वो आपको समझना है। तो वो देखिए आप, इसको रफ कर दूं मैं, यहाँ पे इसको रफ कर दूं, ये रफ कर दूं क्या? देखिए, सीज टू एज और टू बीज। अब इनके अंदर अमाउंट कैसे आएगा, अमाउंट कैसे निकालेंगे वो देखिए। 1,35,000 इंटू 1/15। कितना आया? 1/15। तो कितना होगा? 15 9 जा, तो यहाँ पे कितना आ गया? 9,000। इसके लिए भी हम क्या करेंगे? 135 इंटू 1/15। और सी के लिए क्या करेंगे? 2 से करेंगे। 135 इंटू 2/15। 15 9 जा, 9 2 जा 18। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18,000। तो देखिए 18,000, 9,000 और 9,000, ये जो रेशियो आया ना आपका, इस रेशियो को ही मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? उनके टोटल अमाउंट से। तो बताइए एंट्री समझ में आई क्या? एंट्री समझ में आई क्या? तो इसका आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हो क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट छोटा सा बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है? छोटा सा बनेगा। तो वो क्या है? देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर बता रहा हूं। ए बी सी, ए बी और सी। सबसे पहले तो हम बैलेंस लिख देंगे, बाय बैलेंस डी डी। 40 40 और 30, कितना? 40,000, 40,000 और 30,000। 30,000, 40,000, 40,000, 30,000। अब देखिए रिवैल्यूएशन की एंट्री करते हैं, लेकिन उसकी एंट्री एक कर दी हमने। गुडविल की करते हैं, उसकी भी एक कर दी। प्रॉफिट को डालते हैं, उसकी भी कर दी। तो इसका मतलब अलग से कुछ नहीं होगी। जो अभी हमने एंट्री करी है ना, सी टू ए टू बी, इस एंट्री को ही इसके अंदर पोस्टिंग कर देंगे। तो इस एंट्री को पोस्टिंग करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल में किधर किधर लिखेंगे बता सकते हो क्या? ये एंट्री है सी टू ए टू बी, इसको इसमें डालना है। तो किधर लिखोगे?
वंशिका बताइए। ए और बी क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। संदीप, गगनदीप, संजना, वंशिका, इशिता, इस एंट्री की पोस्टिंग कैसे करेंगे बेटा? क्रेडिट साइड क्या? मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे हो आप। क्रेडिट साइड? यस, वेरी गुड, निकिता का आंसर करेक्ट है। और 2A and B और बाय सी, देखो कितना अच्छा जवाब दिया है। 2 लिखेंगे ए और बी और बाय लिखेंगे सी, तो इधर देखिए ये तो बाय साइड में आ जाएगा, बाय सी। और इधर लिख देंगे 2A and B, 2A और 2B। तो जब सी लिखा है तो वो अमाउंट किसके कॉलम के अंदर आएगा? सी लिखा है तो अमाउंट किसके कॉलम में आएगा? बताइए। आपने तो निकिता, संजना, वंशिका, जो तीनों ने जवाब दिया है वो गलत है। यहाँ पर आंसर जो है संदीप का बिल्कुल करेक्ट है कि बाय सी लिखा है तो किसके कॉलम के अंदर आएगा ये? ए और बी के कॉलम के अंदर। 9,000 और 9,000, और इधर ए और बी लिखा है, तो ए और बी लिखा है इधर टू साइड में, तो वो किसके कॉलम में आएगा? वो सी के कॉलम के अंदर आएगा। तो यहाँ पे 9,000 और यहाँ पर 9,000, बस ये एंट्री, एक एंट्री ही इसके अंदर होगी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर दीजिए बंद। तो यहाँ पर देखिए, टू बैलेंस सीडी लिखेंगे, बैलेंस कितना कितना आएगा? 49, 49, ये हटा दो 12, बंद। पार्टनर्स कैपिटल बन गया क्या? पार्टनर्स कैपिटल बन गया? हेलो। हाँ नमस्ते मैम, थोड़ा जल्दी बताइए, क्लास चल रही है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको 2 बजे बाद कॉल करता हूँ, क्लास चल रही है मेरी। ठीक है? हाँ हाँ, क्लास में बाद में बात करता हूँ मैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका बन गया है और अब हम इसका बैलेंस शीट भी बना रहे हैं। बैलेंस शीट देखिए बहुत इजी है बैलेंस शीट, ठीक है ना? तो बैलेंस शीट को देखिए, देखिए बैलेंस शीट के अंदर जो एक लाइन दी हुई है ना कि आपको एसेट, लायबिलिटी और रिजर्व्स, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं करने। इसका मतलब बैलेंस शीट हमारी एज इट इज बन जाएगी, केवल और केवल चेंजेस किसके अंदर करेंगे?
कैपिटल में और बैंक के कॉलम के अंदर, बैंक बैलेंस के अंदर। आई बात समझ में? तो देखते हैं। ये है हमारी लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट और अमाउंट। तो अब देखिए एक बार फटाफट से, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, वो एज इट इज लिख देंगे हम। वो एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा इनको एज इट इज लिखना है, इनको चेंज नहीं करना है, तो हम एज इट इज लिख देंगे। तो क्रेडिटर 30 और जनरल रिजर्व 68, प्रॉफिट एंड लॉस 30,000। अब चेंज किसके अंदर करना है? कैपिटल में। कैपिटल में अभी अभी जो चीजें आई है वही लिखनी है। तो वो कितनी कितनी है? 49, 49 और 12। ठीक है, तो बैलेंस शीट का टोटल क्या आएगा? यही आएगा, 2,38,000। और अब आ जाइए आप इधर, इधर के कॉलम के अंदर आ जाइए। बैंक के बैलेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक के बैलेंस में चेंजेस कब करते हैं? बैंक के बैलेंस में वैसे तो चेंजेस होते हैं, लेकिन वो चेंजेस कब करते हैं? यदि कोई नया पार्टनर आता तो क्या लेकर आता? गुडविल का पैसा और कैपिटल का पैसा। तो फिर हम वो पैसा जो आया, उस पैसे को हम क्या करते? बैंक के बैलेंस में ऐड कर देते। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी चीजें चेंज ही नहीं हुई है, कोई पैसा लेकर ही नहीं आया है, तो बैंक बैलेंस भी वैसा का वैसा रहेगा। तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी। ऐसे के ऐसे सारी की सारी एसेट्स क्या कर देनी है? उतार देनी है। बैंक का बैलेंस 30, डेटर का बैलेंस, अब डेटर्स का बैलेंस देखिए कितना है, यहाँ पर 38 है। 38 ही लिखेंगे, क्योंकि वो केवल एक एंट्री करने से सारी चीजें क्या रह गई? एज इट इज रह गई। ठीक है। स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 50, 30, 80 और 10। 50, 30, 80 और 10। ठीक है, ये आपको एज इट इज लिख देना है। और क्या आ जाएगा? बैलेंस, बैलेंस शीट का केवल चेंज देखिए किस में हुआ? केवल कैपिटल में। कैपिटल के बैलेंस में चेंज हुआ, लेकिन आउटर कॉलम तो फिर भी एज इट इज ही है। तो बताओ, अब 15th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको समझ आया क्या? इसमें वैसे तो केवल एक एंट्री करने के लिए दी थी, लेकिन मैंने आपको वो सारी एंट्री और बैलेंस शीट और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसलिए बताया है, क्योंकि अगले वाले जो क्वेश्चन है ना आपके, उसके अंदर आपको बनाना है। तो यहाँ पर फिर इसलिए मैंने ये चीज बता दी। तो अब तो आप कर सकते हो ना 16 और 17 नंबर का। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा,
अगले वाला जो क्वेश्चन है ना, अगला वाला क्वेश्चन, उसको एक बार देखो, क्या वो लाइन इसके अंदर दी हुई है क्या, पहले ये देखकर बताइए मुझे। देखकर बताइए, क्या वो लाइन दी हुई है क्या इसके अंदर, जो अभी हमारे इस वाले क्वेश्चन में दी हुई थी। बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सभी बच्चे कि सर नहीं दी हुई। इसका मतलब यहाँ पर रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट्स जो हमने गेनिंग टू सेक्रीफाइस किया है ना, वैसे नहीं करेंगे। ठीक है ना, सिंपल वे के अंदर जैसे हम करते हुए आए हैं वैसे ही करेंगे। गुडविल का ट्रीटमेंट तो आपको करना ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्ट एक एंट्री होगी, वो होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, क्योंकि वो तो होनी है। वो तो मैंने आपको बताया भी था, जब कोई पार्टनर नहीं आता है ना कोई पार्टनर जाता है, तब उस केस में एंट्री जो करते हैं वो क्या करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। बोलो, हो जाएगी क्या। तो बेटा बिल्कुल, अब आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, और रिटायरमेंट का। ठीक है ना, तो अच्छे से इसको पढ़ना भी है, ध्यान से समझना है रिटायरमेंट के चैप्टर को। वैसे तो क्या है कि चैप्टर बहुत इजी है, और जब हमने एडमिशन का चैप्टर कर लिया अच्छे से, तो रिटायरमेंट में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएंगी। तो इसलिए अब रिटायरमेंट का चैप्टर मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करें फटाफट से, जल्दी बताइए, अभी टाइम है बहुत।
स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है कि जब कोई पार्टनर जा रहा हो बिजनेस में से, ठीक है, तो फिर अब वो यहाँ से अलविदा देना चाहता है, मतलब कहने का कि अब वो आगे इन फ्यूचर बिजनेस में काम करना नहीं चाहता है, तो फिर वो यहाँ से जा सकता है। अब वैसे तो रिटायरमेंट क्या है बेटा, कैसे भी हो सकता है। या तो हम पार्टनरशिप डीड के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं रिटायरमेंट का पॉइंट, कि एक पार्टनर जो है वो इतने टाइम बाद में रिटायरमेंट होगा उसका, ठीक है ना। तो इतने टाइम बाद में रिटायरमेंट होगा, इसका मतलब क्या है कि टोटल मान के चलिए 5 साल के लिए कोई पार्टनर आया, उसने कह दिया कि मैं 5 साल बाद आपके बिजनेस में काम नहीं करूंगा, मैं आपके साथ 5 साल का एग्रीमेंट करता हूं और 5 साल तक मैं पार्टनर रहूंगा और 5 साल बाद में मैं चला जाऊंगा। तो आपने किस में लिख दिया था, वो एग्रीमेंट में। तो जैसे ही 5 साल कंप्लीट होंगे वो पार्टनर क्या कर लेगा, रिटायरमेंट ले सकता है, ले लेगा। और दूसरा सर्कमस्टांसेस ये भी हो सकता है कि पार्टनर अपनी मर्जी से वॉलेंट्री रिटायरमेंट भी ले सकता है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। जैसे कि मैं किसी फर्म का एक पार्टनर हूं, लेकिन मैंने पहले पार्टनरशिप डीड में ये नहीं बताया था कि मैं फर्म को छोड़कर जाऊंगा या फिर 5 साल ही काम करूंगा, ये कुछ नहीं बताया। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इस फर्म में मैं काम करना नहीं चाहता आगे फर्दर, तो फिर उस केस में मैं क्या, पार्टनर बिजनेस को छोड़कर जा सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन जब मैं जाऊंगा तो मुझे प्रायर 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा, 1 महीने का मुझे पहले क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, उस पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जा सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप नोटिस दो नहीं और आप क्या कर दो, छोड़ना चाहते हो तो नहीं हो सकता। पहले आपको 1 महीने पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कल मुझे रिटायरमेंट लेना है और आज मैं बताऊं, तो फिर उस पार्टनरशिप फर्म को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा कि एक पार्टनर जा रहा है भैया। अगर 1 महीने पहले आप बता दोगे ना, तो क्या है, 1 महीने तक वो क्या करेंगे, अपनी सारी एक्टिविटीज को संभाल लेंगे और पहले से तैयार हो जाएंगे कि ये पार्टनर अब जाने वाला है, या तो नए पार्टनर को एडमिशन दें या फिर इनके जाने के बाद में हमारी एक्टिविटीज हमें ही करनी है, तो वो कैसे करेंगे। तो हर एक चीजें फिर हम क्या करते हैं, सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, 1 महीने का टाइम मिल जाता है। इसीलिए क्या है, 1 मंथ प्रायर आपको क्या देना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। आई बात समझ में। रिटायरमेंट से किसी भी पार्टनर को जब रिटायरमेंट होता है तो 1 महीने पहले क्या देना पड़ता है, रिटायरमेंट का नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा चीज, सभी पार्टनर की कंसेंट से भी एक पार्टनर जा सकता है। जैसे कि 4 पार्टनर थे और 4 में से एक पार्टनर चाहता है कि मैं बिजनेस को छोड़कर जा रहा हूं, तो अगर 3 पार्टनर उनके अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाते हैं और सबकी सहमति लेकर जाना चाहता है, तो फिर वो जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। सभी के कंसेंट से वो क्या कर सकता है, जा सकता है। तो समझ में आया कि आपको, बताइए कि एक पार्टनर अपनी फर्म में से रिटायरमेंट कब कब ले सकता है। एक तो उसने एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो पहले, तब 1 महीने प्रायर नोटिस देकर, और विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। तो अब बेटा ज्यादा इसके अंदर थियोरेटिकल पार्ट है नहीं, बस इतना ही है ये थियोरेटिकल पार्ट, कि एक पार्टनर कब कब रिटायरमेंट ले सकता है। तो आपको ये बताना है कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो। तो वंशिका कह रही है सर 1 मंथ पहले नहीं बताए तो
तो बेटा इसमें यहाँ पे कंसेंट के लिए बोला है ना, अगर सभी पार्टनर कह देते हैं कोई बात नहीं, नोटिस नहीं दिया है तो जाने दो, पार्टनर को कोई दिक्कत नहीं है, तो कंसेंट ले ली ना अब, तो भी वो जा सकता है 1 मंथ प्रायर नोटिस नहीं देने के बावजूद। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्शन करें पार्टनर सारे कि नहीं नहीं भैया, आपको 1 महीने पहले बताना चाहिए था, और अगर आप पहले नहीं बता रहे हो और अब एकदम बोल रहे हो आप, तो भैया अब आप या तो जो भी आपका पैसा बनता है वो हम आपको नहीं देंगे, और या फिर आप जाना चाहते हो तो नोटिस अभी दो और 1 महीने बाद में जाना, ऐसा। यस, सबकी परमिशन चाहिए। सबकी परमिशन मिल जाएगी तो वो पार्टनर क्या कर सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है विदाउट गिविंग अ 1 मंथ प्रायर नोटिस। बट if the consent is not given, then also he can retire from the firm, but giving prior 1 month notice also। उसको क्या देना पड़ेगा, 1 महीने का पहले नोटिस देकर, मतलब वो पार्टनर उसको रोक नहीं सकते हैं। आप सोचो कि वो परमिशन नहीं देंगे सभी पार्टनर, तो वो जा भी नहीं सकता, ऐसा नहीं है, जाने से रोक ही नहीं सकते हैं किसी को भी। जाने वाले को कोई रोक सकता है क्या? कोई एक व्यक्ति मरना चाहता है ट्रेन के नीचे दब के, या फिर खाई में कूदना चाहता है, तो अब आप उसके ऊपर रात दिन निगाहें रख लो, कितना भी उसको आप देख लो, लेकिन वो मरना चाहता है तो मरेगा ही वो, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी किसी पार्टनर के लिए हम बात करें, तो पार्टनर जो है वो जाना चाहता है तो उसको जाने से कोई नहीं रोक सकता, बस। ठीक है ना? लेकिन अगर सबकी परमिशन मिल जाए तब तो 1 मंथ प्रायर नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सबकी परमिशन नहीं मिले तो फिर 1 महीने प्रायर नोटिस देकर वो जा सकता है। और या फिर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तब तो नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको सभी को पता है कि भैया 5 साल के लिए ये पार्टनर काम करेगा, और 5 साल जैसे होंगे ये पार्टनर चला जाएगा, तो ये तो उनको पहले से ही ऑलरेडी पता चल रखा है। क्लियर है? क्लियर है क्या? वो 10% है बेटा, 10%। संदीप, 10% है वो रेट। प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यूड करिए 10% मोर। ओके। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर बेटा आप देखिएगा, जैसे कि ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं। ठीक है? और इनमें से एक पार्टनर जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है। सी पार्टनर यहाँ पे क्या हो रहा है, जा रहा है। ठीक है? अब उसके बाद में कितने पार्टनर बच गए? उसके बाद कितने पार्टनर बच गए? दो पार्टनर ए और बी। तो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो पार्टनर पहले थे ए बी सी,
तीन पार्टनर जो थे ना, ए बी सी, ये तो क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे ये? ओल्ड पार्टनर्स, जो पहले थे ए बी सी। और सी के रिटायरमेंट के बाद में जो अब बचे हुए हैं ये पार्टनर, ये कौन से पार्टनर कहलाएंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स क्या कहलाएंगे ये? रिमेनिंग पार्टनर्स। और जो पार्टनर जा रहा है सी, वो क्या कहलाएगा? जो पार्टनर सी जा रहा है, ये क्या कहलाएगा? जो पार्टनर जा रहा है वो क्या कहलाएगा? रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर बच गए वो क्या कहलाएंगे? रिमेनिंग पार्टनर। और जो पार्टनर पहले थे रिटायरमेंट से पहले, तो वो क्या कहलाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स। बोलिए, ये चीजें तीनों समझ में आई क्या आपको? तो बेटा अब इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। बाकी आपको अब वो क्वेश्चंस भी करने हैं। और ठीक है, तो ये चीजें आगे और हम देखेंगे। ओके, थोड़ा बहुत पढ़ाई करिए, पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे। अदरवाइज पढ़ाई नहीं करोगे ना तो दिक्कतें होगी बेटा। तो प्लीज रिक्वेस्ट आपसे कि अब थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू, बाय।